नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। आज हम देखने वाले हैं इकाई 7 में जो कहानियाँ हैं उस कहानियों में कोशिका घटवार यह कहानी हम देख रहे हैं जो शेखर जोशी की है। इस पर हम ज़्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे, जहाँ पर इम्पोर्टेंट है वहीं पर विश्लेषण करेंगे, जो परीक्षा में पूछे जाने योग्य है वहीं पर, क्योंकि समय बहुत कम है। आज मैं अभी कुछ दिनों तक और रचनाएँ जो है लाइन टू लाइन पढ़ाऊँगा। जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आएगी मेरे ख़्याल से 1 दिसंबर से 1 दिसंबर से शॉर्ट नोट्स पढ़ाए जाएँगे इसी चैनल पर। तो ये सब कुछ निःशुल्क पढ़ाते हैं और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। आज जो है 22 तारीख है, 22 नवंबर, 1 दिसंबर से शॉर्ट नोट्स पढ़ाए जाएँगे। शॉर्ट नोट्स कहाँ से पढ़ाए जाएँगे? इकाई 6 से लेकर इकाई 10 तक। इकाई 6 जो है उपन्यास, यह हम जो गाइड दृष्टि का गाइड है उसमें से देखेंगे। इकाई 8 नाटक, लगभग हम कहानी निबंध यह जो है यह हम मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं कुछ वह देखेंगे, और बाकी के जो शॉर्ट नोट्स है वह हम दृष्टि के गाइड में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें से ज़्यादा एक अच्छे खासे नोट्स उसमें मिल जाते इसलिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यह कहानी पढ़ना लगभग आज 22, तो मेरे ख्याल से 30 नवंबर तक कहानियाँ जो है जितना हो सके उतना 30 नवंबर तक हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, और उसके बाद ऐसे ही हम ये शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे जो मैंने खुद बनाए हुए हैं। कुछ खुद बनाए हैं, कुछ नहीं बनाए हैं, ऐसे ही। चलो, कोशिका घटवार। अब एक छप्पर में 1/4 से भी अधिक गेहूँ शेष था। छप्पर में हाथ डालकर उसने व्यर्थ ही उल्टा पलटा और चक्की के पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को झाड़कर एक ढेर बना दिया। बाहर आते आते उसने फिर एक बार और छप्पर में झाँक कर देखा, यानी बाहर आते आते जो चक्की थी उस चक्की के छप्पर में, यानी चक्की वो किस प्रकार रहता है, वो ऊपर जो गेहूँ अनाज डालते हैं वह ऐसा रहता है, ऐसा कुछ तो ऐसा है, ऐसा रहता है, और ये ये ऐसा चक्की रहती है। ये यहाँ से गेहूँ वो अनाज यहाँ से डालते हैं और ये थोड़ा थोड़ा अनाज यहाँ से आता है। ये दो पार्ट रहते हैं यहाँ पर ऐसे, और इसके ऊपर ये ऐसे चक्की गोल घूमती है और इसके अंदर से पीसा जाता है, और यहाँ से जो है वह आटा बाहर आता है। इस प्रकार की ही चक्की रहती है। बाहर आते आते उसने फिर एक बार छप्पर में झाँक कर देखा, जैसे यह जानने के लिए कि कितनी देर में कितनी पिसाई हो चुकी है, परंतु अंदर की मिकदार में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। मिकदार यानी अंदर की मिकदार, यानी जो अंदर अनाज डाला हुआ है वह खस खस की ध्वनि के साथ अत्यंत धीमी गति से ऊपर का पार्ट चल रहा था। अ, घट का प्रवेश द्वार बहुत कम ऊंचा था, यानी बहुत कम ऊंचा था, ज़्यादा ऊंचा नहीं था। खूब नीचे तक झुककर वह बाहर निकला। सर के बालों और बाहों पर आटे की एक हल्की सी सफ़ेद परत बैठ गई थी। खंबे का सहारा लेकर वह बुदबुदाया, जा साला, यानी यहाँ पर याद रखिए, यह जो है जा साला, यह इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। जा साला, सुबह से अब तक 10 पसेरी भी नहीं हुआ। सूरज कहाँ का कहाँ चला गया है। कैसी अनहोनी अनहोनी तो है ही। जेठ जेठ बीत गया, यानी जेठ माह जो है बीत गया। आषाढ़ में कहीं बादलों का नाम निशान ही नहीं, यानी जेठ माह में ज़्यादा धूप होती है। अन्य वर्षों वर्षों अब तक लोगों की धान रोपाई पूरी हो जाती थी, यानी अकाल पड़ गया है। पर इस साल नदी नाले सब सूखे पड़े हैं। खेतों की सिंचाई तो दरकिनार बीच की क्यारियाँ सूख जा रही है। छोटे नाले गुलों के किनारे घट महीनों से बंद है। कोसी के किनारे गुसाई का यह घट है, यानी साला यह शब्द का उच्चारण कौन करता है, तो गुसाई करता है, याद रखिए। और जो है कोसी का घटवार, यानी गुसाई का घट जो है वह किस नदी पर है, किस नदी के किनारे है, तो कोसी नदी के किनारे है, याद रखिए। पर इसकी भी चाल ऐसी ही लद्दू घोड़े की चाल को मात कर देती है। चक्की के पिछले खंड में खिच्चर खिच्चर की आवाज़ के साथ पानी को काटते हुई मथानी चल रही थी। कितनी धीमी आवाज़! अच्छे खाते पीते ग्वालों के घर पे वही की मथानी इससे ज़्यादा शोर करती है। इसी मतानी का वहाँ शोर होता था कि आदमी को अपनी बात नहीं सुनाई देती, और आप तो भले भले नदी पार कोई बोले
तो बात यह सुनाई दे रहा है। यानी पहले जो है जो पानी से आवाज़ की कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती, लेकिन आप नदी में पानी नहीं तो उस किनारे से कोई आवाज़ लगाए तो इस किनारे आ जाती है। छप 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 पुरानी फौज पैंट को घुटने तक मोड़कर गुसाई पानी की लुग के अंदर चले गया। यानी वह पानी के अंदर चले गया नदी के पात्र में। कहीं कोई सुराख निकास हो तो बंद कर दे, एक बूंद पानी भी बाहर न जाए। बूंद बूंद की कीमत है इन दिनों। प्राय आधा फलांग चलकर वह बांध पर पहुंच गया। यानी कुछ आधा फलांग चलकर वह बांध पर पहुंच गया। नदी की पूरी चौड़ाई को घेर कर पानी का बहाव घट की गुल की ओर मोड़ दिया गया था। किनारे की मिट्टी घास लेकर उसने बांध को एक तो स्थान पर निकास बंद किया, यानी जो पानी निकलते जा रहा है उसको बंद किया, और फिर गुल के किनारे किनारे चलकर घाट पर आ गया, यानी अपनी चक्की के पास आ गया। अंदर जाकर उसने फिर पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को बुहार कर ढेरी में मिला दिया। छप्पर में अभी थोड़ा बहुत गेहूं शेष था, वह उठाकर बाहर आया। यानी वह उठकर बाहर आया, यानी छप्पर में कौन सा अनाज पीस रहा था? ज्वारी, गेहूं, चावल। तो गेहूं पीस रहा था, याद रखिए। दूर रास्ते पर एक आदमी सर पर पिसान रखे उसकी ओर उसकी ओर जा रहा था। गुसाई ने उसकी सुविधा का ख्याल कर वहीं से, ये मेरे ख्याल से ये टाइप करते हुए यहाँ पर गलत हुआ, उसकी ओर आ रहा था, ऐसा है, जा रहा था नहीं, उसकी ओर आ रहा था, ऐसा है, ये आ रहा था। सुविधा का ख्याल कर वहीं से आवाज़ दे दी, है हो, यहाँ लंबर में देर आएगा। यानी यहाँ जो है तुम्हारा अनाज पीसने का जो नंबर है वह देर से आएगा। 2 दिन का पिसान अभी जमा है। ऊपर उमेद सिंह के घट में देख लो। यानी और किसके पास घट है? गुसाई के पास। और किसके पास? ऊपर उमेद सिंह के घट पर देखो। यानी उमेद सिंह का भी एक घट है, चक्की है। उस व्यक्ति ने मुड़ने से पहले एक बार और प्रयत्न किया। खूब ऊंचे स्वर में पुकार कर वह बोला, ज़रूरी है जी, पहले हमारा लंबर नहीं लगा दोगे? यानी वो कहता है कि अनाज पीसना ज़रूरी है, तो पहले हमारा पीस कर नहीं दोगे क्या? अ, गुसाई होठों ही होठों में मुस्कुराया। साला साला कैसे चिखता है, जैसे घट की आवाज़ इतनी हो कि मैं सुन न सकूं। कुछ कम ऊंची आवाज़ में उसने हाथ हिलाकर उत्तर दे दिया, यहाँ ज़रूरी का भी बाप रखा है, तुम ऊपर चले जाओ। ये इम्पोर्टेंट है, पूछी हुई पंक्ति है। यहाँ ज़रूरी का भी बाप रखा है, तुम ऊपर ऊपर, यानी कहा उमेद सिंह के घट पर जाओ। वह आदमी लौट गया। मीहल की छाँव में बैठकर गुसाई ने, और यानी किसके छाँव में? मीहल का पेड़ है, याद रखिए। मीहल की छाँव में बैठकर गुसाई ने और लकड़ी के जलते कुंदे को खोदकर चिलम सुलगाई, और गुड़ गुड़ करता हुआ धुआं उड़ाता रहा चिलम का। किस पेड़ के नीचे बैठकर वह चिलम सुलगाई उसने? मीहल के पेड़ के नीचे। खसर खसर चक्की का पाट चल रहा था। किट 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 खप्पर से दाने गिराने वाली चिड़िया पाट पर टकरा रही थी। छिच्चर छिच्चर की आवाज़ के साथ मथानी पानी को काट रही थी। और कहीं कोई आवाज़ नहीं। कोसी के बहाव में भी कोई ध्वनि नहीं। रेती पात्रों के बीच में टकने टकने पत्थर भी अपना सर उठाए आकाश को निहार रहे थे। यानी पानी नहीं था तो नदी के पत्थर भी ऊपर सूख रहे थे। दोपहर ही ढलने पर भी इतनी तेज धूप, कहीं चिड़ैया भी नहीं बोलती। किस प्राणी का प्रिय अप्रिय स्वर नहीं, यानी कोई प्राणी पशु कोई चिल्लाता नहीं, कुछ नहीं है, सब कुछ शांत है, सभी तरफ धूप ही धूप है। सूखी नदी के किनारे बैठा गुस्साई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया? लौट तो वह जाता ही घट के अंदर टच भरे, यानी घट के अंदर बहुत सारा अनाज भरा हुआ पड़े पिसान के थैलों को देखकर 2-4 क्षण की बातचीत का आसरा भी होता। यानी कहता है कि वो व्यक्ति यदि आता तो कुछ बातचीत करता। कभी कभी गुसाई को यह अकेलापन काटने लगता है। यानी ये अकेलापन भी इस कहानी में चित्रित है। सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है। यानी जिंदगी भर का अकेलापन, पूरी जिंदगी का, वही जिसे अपना कह सके, ऐसे किसी प्राणी का शोर उसके लिए नहीं। पालतू कुत्ते बिल्ली का शोर भी नहीं। क्या ठिकाना ऐसे मालिक का
जिसका घर-द्वार नहीं, बीवी-बच्चे नहीं, खाने-पीने का ठिकाना नहीं। ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। पहली अभी 27 अगस्त को जो हमारा पेपर हुआ था, उसमें इस कहानी के वाक्य दिए थे, पंक्तियाँ दी थी और उसका सही क्रम लगाने को कहा था। वो पंक्तियाँ बाद में आएगी। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए आप। मैं पढ़ता हूँ कौन सा ये। सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है, वही। यानी ये कथन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि लेखक ने किसके प्रति लिखा है। लक्ष्मी के प्रति लिखा है, उमेद सिंह के प्रति लिखा है, गुसाई के प्रति लिखा है, तो गुसाई के प्रति लिखा है। जिसे अपना कह सके ऐसे किसी प्राणी का शोर उसके लिए नहीं, पालतू कुत्ते बिल्ली का शोर भी नहीं। क्या ठिकाना ऐसे मालिक का जिसका घर द्वार नहीं, बीवी बच्चे नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं। यानी जिसके पास बीवी बच्चे नहीं, घर परिवार नहीं, ऐसे इंसान का क्या ठिकाना। घुटनों तक उठी हुई दुरानी फौजी पैंट के मोड़ को गुसाई ने खोला। गुल में चलते हुए थोड़ा भाग भीग गया था, पर इस गर्मी में उसे भीगी पैंट की यह शीतलता अच्छी लगी। पैंट की सलवटों को ठीक करते करते गुसाई ने हल हुक्के की नली से मुंह लगाया। यानी हुक्का पी रहा है। उसके होठों में बाएं कोने पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। बीती बातों की याद गुसाई सोचने लगा। इसी पैंट की बदौलत यह अकेलापन उसे मिला है। यानी जो फौजी पैंट, यानी फौजी पैंट की वजह से ही उसको अकेलापन मिला है। नहीं, याद करने को मन नहीं करता। बहुत पुरानी बातें वह भूल गया है। वह हवलदार साहब की पैंट की बात उसे नहीं भूलती। ऐसे ही फौजी पैंट पहनकर हवलदार धर्म सिंह, यानी हवलदार कौन है यहाँ पर, तो हवलदार धर्म सिंह आया था। लॉन्ड्री की धुली नौकरदार क्रीजवानी पैंट, यानी नौकरदार क्रीजवानी पैंट कौन पहन आया था, धर्म सिंह आया था। वैसे ही पैंट पहनने की महत्वाकांक्षा लेकर गुसाई फौज में गया था। यानी देखकर, किसकी पैंट देखकर गुसाई फौज में भर्ती हुआ था, तो हवलदार धर्म सिंह की पैंट देखकर वह फौज में भर्ती हुआ था। पर फौज से लौटा तो पैंट के साथ साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ आ गया। यानी फौज से लौटा तो वो पैंट के साथ साथ जो फौजी पैंट होती है, वर्दी, उसकी जो ये होता है, तो उस पैंट के साथ साथ जिंदगी भर का अकेलापन मिला। पैंट के साथ और भी कितनी स्मृतियाँ संबंधित है। उस बार की छुट्टी की बात, यानी वह ड्यूटी पर था तो छुट्टियों की बात। कौन महीना का, वैशाख ही था, यानी वैशाख महीना था। सर पर क्रास खुंकरी के क्रेस्ट वाली काली गुश्तीनुमा टोपी को तिरछा रखकर फौजी वर्दी वह पहली बार अनुअल अनुअल लीव पर घर आया था। यानी लीव पर, छुट्टियों पर घर आया था। तो चीड़ वन की आग की तरह खबर इधर उधर फैल गई थी। यानी किस वन की तरह, चीड़ के वन की तरह। बच्चे बूढ़े सभी उससे मिलने आए थे। चाचा का गोड़ एकदम भर गया था। ठसाठस बिस्तर की नई एकदम साफ जगमग लाल लाल नीली छारियों वाली दरी आंगन में बिछा दी गई पड़ी थी, यानी लोगों को बिठाने के लिए। खूब याद है, आंगन का गोबर दरी में लग गया था। बच्चे बूढ़े सभी आए थे। यानी वह फौज में भर्ती हुआ था और पहली बार छुट्टियों पर आया था, तो वह उसको देखने के लिए, मिलने के लिए गांव के सभी बड़े बूढ़े बच्चे सब कुछ आए थे। सिर पर चना गुड़ या हल्दानी के तंबाकू का लोभ ही नहीं था। कल के शर्मीले गुसाई को इस नए रूप में देखने का कौतूहल भी था। पर गुसाई की आंखें उस भीड़ में जिसे खोज रही थी वह वहाँ नहीं थी। यानी उस भीड़ में गुसाई जिसको देखना चाहता था वह यहाँ पर नहीं था। नाला पार के गांव नाला पार के अपने गांव से भैंस के कटिया को खोजने के बहाने दूसरे दिन लक्ष्मा आई थी। यानी दूसरे दिन लक्ष्मा गुसाई को मिलने किसके बहाने आई थी, भैंस की कटिया यानी जो बछड़ी होती है वह लक्ष्मा आई थी। पर गुसाई उस दिन उससे मिल न सका, यानी गुसाई उसको उस दिन मिल न सका। गांव के छोकरे ही गुसाई की जान को बवाल हो गए थे। बूढ़े नरसिंह प्रधान उस दिनों ठीक ही कहते थे। आजकल गुसाई को देखकर शोभनिया का लड़का भी अपनी फटी घेरी टोपी को तिरछी पहनने लगा है। ये कौन कहता था, तो यह नरसिंह प्रधान कहते थे, जो बूढ़े हैं, क्योंकि वह फौज में भर्ती हुआ था गुसाई, और उसको देखकर नरसिंह प्रधान कहते थे कि
जो सोबनिया का लड़का है वह भी आजकल अपनी फटी हुई टोपी जो है वह तिरछी पहनने लगा है। दिन रात बिल्ली के बच्चों की तरह छोकरे उसके पीछे लगे रहते हैं, सिगरेट बीड़ी या गपशप के लोभ में। एक दिन बड़ी मुश्किल से मौका मिला था उसे। किसको? गुसाई को। लचमा को पांत पतेल के लिए जंगल जाते देखकर वह छोकरों से कांकड़ के शिकार का बहाना बनाकर अकेले जंगल को चल दिया था। यानी किसका बहाना? कांकड़ के शिकार करने का। गांव की सीमा से बहुत दूर काफल के पेड़ के नीचे, यानी किस पेड़ के नीचे? काफल के पेड़ के नीचे गुसाई के घुटनों पर सर रखकर लेटी लेटी लचमा काफल खा रही थी। काफल एक फल होता है लाल कलर का, ऐसा कुछ तो वह खा रही थी। किस पर? किस पेड़ के नीचे बैठे थे? काफल के पेड़ के नीचे गुसाई के घुटनों पर, यानी गुसाई के घुटनों पर लक्ष्मण ने सिर रखकर वह काफल खा रही थी। पके पके गदराए गहरे लाल लाल काफल खेल खेल में काफलों की छीना छपटी करते गुसाई ने लक्ष्मा की मुट्ठी भींच दी थी। टप टप काफलों का गाढ़ा लाल रस उसकी पैंट पर गिर गया था। किसके? गुसाई के। लक्ष्मा ने कहा था, इसे यही रख जाना, मेरी पूरी बाह की कुर्ती इसमें से निकाल जाएगी, यानी मेरी जो पूरी कुर्ती है वह इस पैंट से बन जाएगी। वह खिलखिलाकर अपनी बात पर सोई ही हंस दी थी। पुरानी बात पुरानी बात क्या कहा था गुसाई ने, यानी क्या कहा था गुसाई ने? याद नहीं पड़ता। तेरे लिए मकमा, यानी उस दिन लक्ष्मा को क्या कहा था याद नहीं पड़ता, लेकिन वह यही याद है। तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा, मेरी सुआ, या कुछ ऐसा ही। यानी उसने कहा था गुसाई ने कि तेरे लिए मैं मखमल की कुर्ती ला दूंगा, मेरी सुआ, ऐसा ही कुछ कहा था। पर लक्ष्मा को मखमल की कुर्ती किसने पहनाई होगी? पहाड़ी पार के रमुआ, यानी रमुआ, यानी लक्ष्मा की शादी किससे हुई थी? रमुआ के, जो पहाड़ी पार के गांव का था, जो तूरी तूरी निशान लेकर उसे बहाने आया था। क्या लेकर? तूरी निशान लेकर शादी के लिए आया था। जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वालों को छोकरी कैसे दे दे? हम लक्ष्मा के बाप बाप ने कहा, यानी लक्ष्मा के पिता ने कहा, जिसके आगे पीछे कोई नहीं, भाई बहन नहीं, माता पिता नहीं, वह तो नौकरी पर है, वह भी मिलिट्री में है, और वह प्रदेश पर बंदूक की नोक पर जीने वाले को हम छोकरी कैसे दे दें? यह लक्ष्मी के पिता ने कहा था। उसका मन जानने के लिए गुसाई ने टेढ़ तिरछेवाल बात चलवाई थी, यानी औरों से बता चली थी। उस साल मंगसीर की एक ठंडी उदास शाम को गुसाई की यूनिट के सिपाही किरण सिंह ने क्वार्टर मास्टर स्टोर के सामने खड़े खड़े उससे कहा था, यानी किसको? गुसाई से कहा था। किसने कहा था? जो साल मंगसीर की एक ठंडी, यानी एक ठंडी उदास शाम में, यानी जाड़े के दिनों में गुसाई की यूनिट के, यानी गुसाई के यूनिट का नाम है, उस सिपाही था, उसका नाम क्या है? किशन सिंह ने क्वार्टर मास्टर स्टोर के सामने खड़े होकर कहा था, हमारे गांव के राम सिंह ने जीत की, तभी छुट्टियां बढ़ानी पड़ी। 10 साल इस उसकी शादी थी, यानी इस साल जो है उसकी शादी थी। किसकी? किशन सिंह की। वह भी सिपाही था, लेकिन उसकी शादी भी किसके होती है? वो लक्ष्मा के साथ ही होती है। लेकिन लक्ष्मा के पिता ने बंदूक की नोक पर, यानी मिलिट्री में जो सेना में है, उसको देने के लिए इनकार किया था, लेकिन इसके भाई बहन या घर वाले माता पिता वो होंगे, इसलिए दिया होगा। खूब अच्छी औरत मिली है यार, शक्ल सूरत भी खूब है, एकदम पटाखा, बड़ी हंसमुख है, तुमने तो देखा ही होगा, तुम्हारे गांव के नज़दीक ही है। लक्ष्मा कुछ ऐसा ही नाम, यानी वह किशन सिंह ने बताया था कि लक्ष्मा ऐसा ही कुछ नाम है। गुसाई को याद नहीं पड़ता कौन सा बहाना बनाकर वह किशन सिंह के पास चले आया था। रमडे थे उस दिन, हमेशा आधा पैग लगवाने वाला गुसाई उस दिन पेशी कराई थी, यानी आधा पैग पीता था। रम जो है वह रमडे, यानी शराब, वह रम यानी एक शराब का नाम है, तो वह पीने में। मलेरिया प्रिकॉशन न करने के अपराध में सोचते सोचते गुसाई बुदबुदाया, साला एडजू एजू एडजू टेस्ट। गुसाई सोचने लगा, उस साल छुट्टियों में घर से विदा होने से एक दिन पहले वह मौका निकालकर लक्ष्मा से मिला था। गंगनाथ जू की कसम, ये इम्पोर्टेंट ही याद रखिए, गंगनाथ जू की कसम, जैसा कुछ कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, यानी गंगनाथ
जू की कसम खाकर लक्ष्मण ने कहा कि तुम जैसा कहोगे वैसा कहूँगी। आँखों में आँसू भरकर लक्ष्मण ने कहा था, वर्षों से वह सोचता आया है, कभी लक्ष्मण से भेंट होगी तो वह अवश्य कहेगा कि गंगनाथ का जागर लगाकर प्रायश्चित ज़रूर कर ले। यानी वह बताना चाहता है कि यदि लक्ष्मण से कभी भेंट हुई, मुलाकात हुई, तो वह गंगनाथ जू की जो भी जागर था, जो भी मन्नत थी, वह ज़रूर पूरा कर ले। देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ। जिस पर भी गंगनाथ का कोप हुआ, वह कभी फल फूल नहीं पाया। पर लक्ष्मण से कब भेंट होगी, यानी यह कहने के लिए लक्ष्मण से कब भेंट होगी, यह सब नहीं जानता। लड़कपन से संगी साथी नौकरी चाकरी के लिए मैदानों में चले गए हैं। गांव की ओर जाने का उसका मन नहीं होता। लक्ष्मण के बारे में किसी से पूछना उसे अच्छा नहीं लगता। कितने दिन नौकरी रही, वह पलट कर अपने गांव नहीं आया। यानी कितने दिन की नौकरी ली, छुट्टियां मिली, फिर भी वह नहीं आया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का वॉलंटियर ट्रांसफ़र लेने वालों की लिस्ट में नायर गुसाई सिंह का नाम ऊपर ऊपर रहा लगातार 15 साल तक। यानी 15 साल तक ट्रांसफ़र ऑर्डर मिले, लेकिन फिर भी वह नहीं गया, वहीं पर रहा। अ, याद रखिए, गुसाई का नाम क्या था, तो गुसाई का नाम जो था वह नायक गुसाई सिंह था, याद रखिए। पिछले वैशाख में पिछले बैसाख में ही वह गांव लौटा। यानी पिछले बैसाख यानी 1 वर्ष पहले ही गांव लौटा। 15 साल बाद रिजर्व में आने पर काले बालों को लेकर गया था, खिचड़ी बाल लेकर लौटा। लक्ष्मण का हट उसे अकेला बना दिया। यानी जब वह गया था अच्छा खासा था, सब सफ़ेद बाल थे, यानी देखने में वो तरुण था। लेकिन जब वो रिटायर होकर आया 15 साल बाद, तो वो खिचड़ी बाल, यानी कुछ बाल सफ़ेद हुए थे, कुछ बाल जो है काले थे। यानी वह 15 साल की नौकरी और पहले से कुछ उसकी उम्र, तो वह उम्र के हिसाब से हुए होंगे बाल। आज इस अकेलेपन में कोई होता जिसे गुस्साई अपनी जिंदगी की किताब पढ़कर सुनाता। शब्द शब्द, अक्षर अक्षर, कितना देखा, कितना सुना और कितना अनुभव किया है उसने, यानी अकेलापन। अपर नदी किनारे यहाँ तपती रेत, पनचक्की, खटर पटर और मीहल की छाया में ठंडी चिलम को निष्प्रयोजन गुड़गुड़ता गुसाई, और चारों ओर अन्य कोई नहीं। यानी सब कुछ गुस्सा ही अकेला है नदी के शांत किनारे पर मीहल के पेड़ के नीचे बैठकर चिलम पीते हुए, एकदम निर्जन निस्तब्ध सुनसान जगह पर। एकाएक गुसाई का ध्यान टूटा। यानी एकाएक वह चिंता में डूबा हुआ है और एकाएक उसका ध्यान टूटा है। सामने पहाड़ी के बीच की पगडंडी से सर पर बोझा लिए एक नारी आकृति उसी की ओर चली आ रही थी। यानी सामने जो पहाड़ी थी, पहाड़ी की पगडंडी थी, उतार था, उसमें से एक स्त्री आकृति जो है उसके पास उसकी तरफ आ रही थी। गुसाई ने सोचा वहीं से आवाज़ देकर उसे लौटा दे। कोसी के चिकने काई लगे पत्थरों पर कठिनाई से चलकर उसे वहां तक आकर केवल निराश लौट जाने को क्यों वह बाध्य करे। यानी गुसाई सोच रहा था कि वह यहाँ तक आए और फिर वह चक्की के अंदर का पिसान अनाज देखकर फिर वहाँ से लौटाना अच्छा नहीं है, तो वह आवाज़ देकर उसी से उधर से ही उसको लौटाना चाहता है। दूर से चिल्ला चिल्लाकर पिसान स्वीकार कर करवाने की लोगों की आदत से वह तंग आ चुका था। यानी पहले ही बता बताकर तंग आ चुका था। इस कारण आवाज़ देने को उसका मन नहीं हुआ। वह आकृति अब तक पगडंडी छोड़कर नदी के मार्ग में आ पहुंची थी। चक्की की बदलती आवाज़ को पहचान कर गुसाई घट के अंदर चला गया। यानी चक्की की आवाज़ को पहचाना, ऐसा लगा कि उसको जो अनाज है वह खत्म हुआ और वह घट के अंदर चला गया। खप्पर का अनाज समाप्त हो चुका था। खप्पर में एक कम अन्न वाले थैले को उलटकर उसने, यानी अनाज वाले थैले को उलट दिया। अन्न का निकास रोकने के लिए काठ की चिड़ियों को उल्टा कर दिया। किट किट का शोर बंद हो गया। वह जल्दी जल्दी आटे को थैले में भरने लगा। घट के अंदर मथानी की छिच्चर छिच्चर की आवाज़ भी अपेक्षाकृत कम सुनाई दे रही थी। केवल चक्की ऊपर वाले पाट की घिसटती हुई घरघराहट का हल्का धीमा संगीत चल रहा था। तभी गुसाई ने सुना अपनी पीठ के पीछे घट के द्वार पर इस संगीत से भी मधुर एक नारी का कंठस्थ, यानी जो खच्चर की चक्की से आवाज़ से भी मधुर एक स्त्री का आवाज़ आया। कब बारी आएगी, कब बारी आएगी जी, रात की रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं। यानी वो एक स्त्री की आवाज़ आई कि कब हमारा
ये मेरे ख़्याल से कुछ शब्दों को उलट-फेर किया है टाइप करते हुए। कब लंबर आएगा ऐसा कुछ तो है मेन कहानी में। पिछली बार भी मैंने पढ़ाया था तो कुछ अलग शब्द थे। कब बारी आएगी जी, रात की रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं है। सर पर पिसान रखे एक स्त्री उससे यह पूछ रही थी। गुसाई को उसका स्वर परिचित सा लगा, यानी गुसाई को उसकी आवाज़ परिचित लगी। चौंक कर उसने पीछे मुड़कर देखा। कपड़े में पिसान ढीला बंधा होने के कारण बोझ का सिरा उसके मुख के आगे आ गया था, यानी जो थैले में पिसान जो था वह ढीला बंधा हुआ था, तो उसका सील जो है उसके अंदर धस गया था और वह जो थैला जो था वह आगे पीछे आकर उसका मुख ढक गया था। गुसाई उसे ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन तब भी उसका मन जैसा आशंकित हो उठा, क्योंकि कैसे है, देखा हुआ चेहरा और सुनी हुई आवाज़ बहुत सारे लोग कभी नहीं भूलते। अपनी शंका का समाधान करने के लिए वह बाहर आने को मुड़ा, लेकिन तभी फिर अंदर जाकर पिसान के थैलों को इधर उधर रखने लगा। काठ की चिड़िया किटकिट बोल रही थी और उसी गति के साथ गुसाई को अपने हृदय की धड़कन का आभास हो रहा था। घट के छोटे कमरे में चारों ओर पीसे हुए अन्न चूर्ण फैला हुआ था, जो अब तक गुसाई के पूरे शरीर पर छा गया था। इस कृत्रिम स्मृति के कारण वह वृद्ध-सा दिखाई दे रहा था। स्त्री ने उसे नहीं पहचाना, यानी वो स्त्री ने भी लक्ष्मा जो थी उसने भी गुसाई को नहीं पहचाना। उसने दोबारा वही शब्द दोहराए। अब वह आप भी तेज धूप में बोझ भोजा सर पर रखे हुए गुसाई का उत्तर पाने को आतुर थी। शायद नकारात्मक उत्तर मिले, पर वह उल्टे पांव लौटकर किसी अन्य चक्की का सहारा लेती, यानी यदि गुसाई कहता कि यहाँ नहीं हो सकता जल्दी, तो वह किसी अन्य चक्की पर जाती। दूसरी बार के प्रश्न को गुसाई न टाल पाया, उत्तर देना ही पड़ा। यहाँ पहले ही टीला लगा है, देर तो होगी ही, उसने दबे दबे स्वर में कह दिया। स्त्री ने किसी प्रकार की अनन्य विनय नहीं नहीं की। शाम के आटे का प्रबंध करने के लिए वह दूसरी चक्की का सहारा लेने को लौट पड़ी, यानी दूसरी चक्की की ओर जा रही है वह। गुसाई झुककर घट से बाहर निकला। मुड़ते समय एक झलक देखकर, यानी मुड़ते समय उस स्त्री की एक झलक देखकर उसका संदेह विश्वास में बदल गया, यानी उसको पहले संदेह था आवाज़ सुनने के बाद, और फिर विश्वास हुआ कि यही लक्ष्मा है। हताश सा वह कुछ क्षणों तक उसे जाते हुए देखता रहा और फिर अपने हाथों तक सिर पर गिरे हुए आटे को झाड़कर एक दो कदम आगे बढ़ा। उसके अंदर की किसी अज्ञात शक्ति ने जैसे उसे वापस आती हुई उस स्त्री को बुलाने को बाध्य कर दिया। आवाज़ देकर उसे बुला देने को उसने मुंह खोला, परंतु आवाज़ न दे सका। एक झिझक, एक असमर्थता थी जो उसका मुंह बंद कर रही थी। वह स्त्री नदी तक पहुंच चुकी थी। गुसाई के अंतर में तीव्र उथल-पुथल मच गई। इस बार आवेग इतना तीव्र था कि वह सोए को नहीं रोक पाया। लड़खड़ाती आवाज़ में उसने पुकारा, लक्ष्मा, यानी लक्ष्मा कह के पुकारा। किसने? गुसाई ने। घबराहट के कारण वह पूरे जोर से आवाज़ नहीं दे पाया था। स्त्री ने यह आवाज़ नहीं सुनी। इस बार गुसाई ने स्वस्थ होकर पुनः पुकारा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने पीछे मुड़कर देखा। मायके में उसे सभी इसी नाम से पुकारते थे, यानी लक्ष्मा को मायके में ही लक्ष्मा कहा जाता था, पति के यहाँ का दूसरा नाम था। यह संबोधन उसके लिए स्वाभाविक था, परंतु उसे शंका शायद यह थी कि चक्की वाला एक बार पिसान स्वीकार न करने पर भी दोबारा उसे बुला रहा है, यानी दोबारा क्यों बुला रहा है, ऐसा उसके ये था, संदेह था। उसे केवल भ्रम हुआ है। उसने वही से पूछा, मुझे पुकार रहे हो जी? गुसाई ने संयत स्वर में कहा, हाँ, ले आओ, हो जाएगा। और लक्ष्मा क्षण भर रुकी और फिर घट की ओर लौट आई। थोड़े समय पेन का आकार कम कर देता हूँ। हाँ, अब ठीक है। लक्ष्मा क्षण भर रुकी और फिर घट की ओर लौट आई। अचानक साक्षात्कार होने का मौका न देने की इच्छा से गुसाई व्यस्तता का प्रदर्शन करता हुआ, यानी वो लौट कर आई और वह व्यस्तता का प्रदर्शन करने लगा। ऐसा दिखा रहा है कि जैसे मैं व्यस्त हूँ।
व्यस्त प्रदर्शन करता हुआ मिहेल की छाया में चला गया। यानी किस कौन सा पेड़? मिहेल का पेड़, याद रखिए। और लक्ष्मा पिसान का थैला घट के अंदर रख आई। बाहर निकालकर उसने आंचल के कोर से मुंह पोंछा। तेज धूप में चलने के कारण उसका मुंह लाल हो गया था। किसी पेड़ की छाया में विश्राम करने की इच्छा से उसने इधर उधर देखा। मिहेल की पेड़ की छाया में घट की ओर पीठ किए हुए बैठा हुआ था। निकट स्थान में दाड़िम के एक पेड़ की भी छाया को छोड़कर, यानी यहाँ पर मिहल का भी पेड़ था और दाड़िम का भी पेड़ था। दाड़िम यानी अनार। दाड़िम का एक पेड़ की छाया को छोड़कर अन्य कोई बैठने लायक स्थान नहीं था। वह उसी की ओर चलने लगी। गुसाई की उदारता के कारण रूनी सी होकर ही जैसे उसने निकट आते आते कहा, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहे घटवाल जी। यानी घटवाल जी कहा, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहे। बड़ा उपकार का काम किया। बड़ा उपकार का काम कर दिया तुमने। ऊपर के घट में भी जाने कितनी देर लंबर मिलता। अनाथ संतति के प्रति दिए गए आशीर्वचनों को गुसाई ने मन ही मन विनोद के रूप में ग्रहण किया। इस कारण उसकी मानसिक उथल पुथल कुछ कम हो गई। लक्ष्मा उसकी ओर देखे इससे पूर्व ही उसने कहा, जीते रहे तेरे बाल बच्चे लक्ष्मा, मायके कब आई। यानी वह गुसाई ने कहा कि जीते रहे लक्ष्मा तेरे बाल बच्चे, तुम मायके कब आई। गुसाई ने अंदर में घुमड़ती आंधी को रोककर, यानी अंदर के जो भी विचार थे, उतल पुतल थी, उसको रोककर यह प्रश्न इतने संयत स्वर में किया जैसे वह भी अन्य 10 आदमियों की तरह लक्ष्मा के लिए असाधारण व्यक्ति हो। यानी साधारण व्यक्ति की तरह। दाढ़िम की छाया में पात पतेल झाड़ कर बैठते लक्ष्मा ने अशंकित दृष्टि से गुसाई की ओर देखा। कोसी की सूखी धार अचानक जल प्लावित होकर बहने लगी। तो भी लक्ष्मा को इतना आश्चर्य न होता जितना अपने स्थान से केवल 4 कदम की दूरी पर गुसाई को इस रूप में देखकर हुआ। यानी अचानक नदी में पानी आ जाता, कोसी नदी में, फिर भी उतना आश्चर्य न होता जितना आश्चर्य लक्ष्मा को गुसाई को एक साथ एकदम सामने पाकर हुआ। विस्मय से आंखें फाड़कर वह उसे देखे जा रही थी, जैसे अब भी उसे विश्वास न हो रहा हो कि जो व्यक्ति उसके सम्मुख बैठा है वह उसका पूर्व परिचित गुसाई ही है। तुम जाने लक्ष्मा क्या कहना चाहती थी? शेष शब्द उसके कंठ में रह गए। हाँ, पिछले साल पलटन से लौट आया था और वक्त काटने के लिए यह घट लगवा दिया। यानी गुसाई कहते कि पिछले साल मैं रिटायर होकर पलटन यानी फौज से वापस आया, तो वह समय काटने के लिए, वक्त काटने के लिए यह घट डाल दिया। गुसाई ने ही पूछा, बाल बच्चे ठीक है? यानी गुसाई ने पूछा कि तुम्हारे बाल बच्चे ठीक है? आंखें जमीन पर टिकाए गर्दन हिलाकर संकेत से ही उसने बच्चों की कुशलता की सूचना दे दी। जमीन पर गिरे एक दाड़िम के फूल को हाथों में लेकर लक्ष्मा उसकी पंखुड़ियों को एक एक कर निरुद्देश तोड़ने लगी और गुसाई पतली सीख लेकर आग को कुदेरता रहा। बातों का क्रम बनाए रखने के लिए गुसाई ने पूछा। यानी बातों का क्रम बनाए रखने के लिए पूछा, तो अभी और कितने दिन मायके ठहरने वाली है? यानी लक्ष्मा को गुसाई पूछ रहा है, और कितने दिन तुम मायके में रहने वाली हो? अब लक्ष्मा के लिए अपने को रोकना असंभव हो गया। टप टप वह सर नीचा किए आंसू गिराने लगी। सिसकियों के साथ साथ उसके उठते गिरते कंधों को गुसाई देखता रहा। यानी जो सिसक सिसक कर रो रही है, तो उसके जो कंधे हिल रहे उससे वह पहचान गया कि वह रो रही है। उसे यह नहीं सूझ रहा था कि वह किस शब्दों में अपनी सहानुभूति प्रकट करे। यानी लक्ष्मा को शब्द सूझ नहीं रहे थे। कितनी देर बाद सहसा गुसाई का ध्यान लक्ष्मा के शरीर की ओर गया। उसके गले में चेरेऊ, चेरेऊ का मतलब क्या है? चेरेऊ, चेरेऊ का मतलब सुहाग चिन्ह यानी मंगलसूत्र नहीं था। हतप्रभ सा गुसाई उसे देखता रहा। अपनी व्यावहारिक अज्ञानता पर उसे बेहद झुंझलाहट हो रही थी। आज अचानक लक्ष्मा से भेंट हो जाने पर वह उस वह उन सब बातों को भूल गया जिन्हें वह कहना चाहता था। यानी अचानक भेंट हो गई। जो भी मन में उसने सोचा था, मिलने के बाद रंगनाथ जी की जो भी मन्नत थी वह पूरी करने के लिए कहूँ, जो भी बातें मिलने पर कहूँगा, वह एकदम मिलने से वह सब कुछ बातें भूल गया जिन्हें वह कहना चाहता था। इन क्षणों में वह केवल मात्र श्रोता बनकर रह जाना चाहता था, केवल बातें सुनना था।
गुस्साई की सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि पाकर लक्ष्मा आंसू पोंछती हुई अपना दुखड़ा रोने लगी। जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जेठ जेठानी से किसी तरह पिंड छुटाकर यहाँ माँ की बीमारी में आई थी। यानी ये कौन कहता है? ये लक्ष्मा कहती है, जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जेठ जेठानी से किसी तरह पिंड छुटाकर यहाँ माँ की बीमारी में आई थी। वह भी मुझे छोड़कर चली गई, यानी माँ की भी मृत्यु होगी। एक अभागा मुझे रोने को रह गया, उसी के लिए उसी के लिए जीना पड़ रहा है। नहीं तो पेट पर पत्थर बांधकर कहीं डूब मरती, जंजाल कटता। यानी मैं भी, ये वह बच्चा न होता तो मैं भी पेट में पत्थर बांध कर नदी में डूब कर मर जाती। यहाँ काका काकी के साथ रह रही हो? गुसाई ने पूछा। यानी गुसाई पूछता है कि यहाँ काका काकी के पास रह रही हो? मुश्किल पड़ने पर कोई किसी का नहीं होता जी। बाबा जी जायदाद पर उनकी आंखें थी, यानी जो चाचा चाची के आंखें बाबा उनके लक्ष्मा के पिताजी के जायदाद पर थी। सोचते हैं कहीं मैं हक न जमा लूँ। मैंने साफ साफ कह दिया, मुझे किसी का कुछ लेना देना नहीं। जंगलात का सीला ढो ढो कर अपनी गुजार कर लूँगी, किसी की आँख का कांटा बनकर नहीं रहूँगी। यानी वो लक्ष्मा ने कहा कि उस काका और काकी को कि मुझे किसी की जायदाद नहीं, मैं अपनी रोज़ मजदूरी कर कर जीऊँगी। गुसाई ने किसी प्रकार की मौखिक संवेदना नहीं प्रकट की, केवल सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उसे देखता रहा। दाड़िम के वृक्ष के पीठ टिकाकर लक्ष्मा घुटने मोड़कर बैठी थी। यानी किस पेड़ को किस पेड़ को लक्ष्मा पीठ टिकाकर बैठी थी? तो दाड़िम के पेड़ को। यह मिहल के नहीं, याद रखिए, दाड़िम के पेड़ को। किस किस पेड़ का नाम आया है? दाड़िम के पेड़ का नाम आया है, काफल का पेड़ का नाम आया है, और वो कौन सा पेड़ और एक है ना उसके गुट के सामने? पहला काफल का पेड़ जो जंगल में मिलने जाते हैं और वहाँ पर लक्ष्मा उसके घुटनों पर सिर रखकर। फिर मीहल का पेड़, और फिर दाड़िम। ये 3 पेड़ के नाम आज अब तक सामने आए हैं हमारे। एक काफल जंगल में, मीहल और दाड़िम यह जो है कोसी जो गुसाई के घटवार के पास में है, याद रखिए। काफल और दाड़िम का पेड़ नहीं, हाँ, काफल नहीं, वो मीहल और दाड़िम का पेड़। गुसाई ने किसी प्रकार की मौखिक संवेदना नहीं प्रकट की, केवल सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उसे देखता रहा। दाड़िम के वृक्ष से पीठ टिकाकर लक्ष्मा घुटने मोड़कर बैठी थी। गुसाई सोचने लगा, 15-16 साल की किसी की जिंदगी में अंतर आने के लिए कम नहीं होती। यानी किसी के जीवन में बदलाव आने के लिए 15-16 वर्ष का जो समय होता है वह कम नहीं है। समय का यह अंतराल लक्ष्मा के चेहरे पर भी छाप छोड़ गया था, पर उसे लगा उस छाप के नीचे वह आज भी 15 वर्ष पहले की लक्ष्मा को देख रहा था। यानी उसको लग रहा था कि मैं 15 वर्ष पूर्व की लक्ष्मा को देख रहा हूँ। कितनी तेज धूप है इस साल, यानी इस साल कितनी तेज धूप है। लक्ष्मा का स्वर उसके कानों में पड़ा, प्रसंग बदलने के लिए ही, जैसे लक्ष्मा ने यह बात जानबूझकर कही हो। और अचानक उसका ध्यान एक ओर चला गया, जहाँ लक्ष्मा बैठी थी। दाड़िम की फैली फैली अध ढकी डालों से धनकर धूप उसके शरीर पर पड़ गई थी, यानी धूप आ गई थी। सूरज की एक पतली किरण न जाने कब से लक्ष्मा के माथे पर गिरी हुई थी, एक लट को सुनहरी रंगीन में डुबा रही थी। गुसाई एकटक उसे देखता रहा, जो सूरज की किरण उसके लट पर पड़ी थी। दोपहर तो बीत चुकी होगी, लक्ष्मा ने प्रश्न किया तो गुसाई का ध्यान टूटा। हाँ, अब तो 2 बजने वाले होंगे। यानी कितने? 2 बजने वाले होंगे। उसने उसने कहा, उधर उधर धूप लग रही हो तो इधर आ छाँव में। कहता हुआ गुसाई एक जम्हाई लेकर अपने स्थान से उठ गया। नहीं, यही ठीक है, कहकर लक्ष्मा ने गुसाई की ओर देखा, लेकिन वह अपनी बात कहने के साथ ही दूसरी ओर देखने लगा था। कौन? गुसाई। ऐसा होता है बहुत दिनों के बाद मिलने पर। घट में कुछ देर पहले डाला हुआ पिसान समाप्ति पर था। यानी पहले जो घट में डाला हुआ पिसान था, अनाज था, वह खत्म हो रहा था। लंबर पर रखे हुए जगह उसने पिसान की जगह उसने लाकर जल्दी जल्दी लक्ष्मा का अनाज छप्पर में खाली कर दिया। यानी छप्पर में लक्ष्मा का अनाज डाल दिया।
धीरे धीरे चलकर गुसाई गुल के किनारे तक गया। अपनी अंजुली से भर भर कर उसने पानी पिया और फिर पास ही एक बंजर घट के अंदर जाकर पीतल और एल्यूमिनियम के कुछ बर्तन लेकर आया। यानी कौन कौन से बर्तन लेकर आया? पीतल और एल्यूमिनियम के कुछ बर्तन लेकर आया। याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। अंदर जाकर आग के निकट लौट गया। यानी आग के निकट आ, आसपास पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को बटोरकर उसने आग सुलगाई और एक काली पूती बटलोई में पानी रखकर जाते जाते लक्ष्मा की ओर मुंह कर कह गया, चाय का टाइम अभी हो रहा है। पानी उबल जाए तो पत्ती डाल देना, पुड़िया में पड़ी है। यानी वह कहता है कि जाते जाते पानी उबल गया तो इसमें पत्ती डाल देना, पुड़िया में पड़ी है। लक्ष्मा ने उत्तर नहीं दिया। वह उसे नदी की ओर जाने वाली पगडंडी पर जाता हुआ देखती रही। यानी नदी की पगडंडी में चला गया। सड़क किनारे की दुकान से दूध लेकर लौटते लौटते गुसाई को काफ़ी समय लग गया था। वापस आने पर उसने देखा एक 6-7 वर्ष का बच्चा, यानी लक्ष्मा वह गुसाई जो है दूध लाने गया था दुकान पर, और जब वापस आया तो लक्ष्मा के बेटे की उम्र कितनी थी? 6-7 वर्ष का एक लड़का जो है लक्ष्मा के पास दिखाई दिया। लक्ष्मा के देह से सटकर बैठा हुआ दिखाई दिया। बच्चे का परिचय देने की इच्छा से, जैसे लक्ष्मा ने कहा, यानी बच्चे का परिचय देने की इच्छा से कहा, इस छोकरे को घड़ी भर के लिए भी चैन नहीं मिलता, जाने कैसे पूछता खोजता मेरी जान खाने को यहाँ भी पहुँच गया। ये इस परिच्छेद, अभी जो मैं पढ़ने वाला परिच्छेद हूँ, इसमें से ही पंक्तियाँ पूछी थी सही क्रम में। गुसाई ने लक्ष्य किया कि बच्चा बार बार उसकी दृष्टि बचाकर माँ से किसी चीज के लिए जिद कर रहा है। एक बार झुंझलाकर लक्ष्मा ने उसे झिड़क दिया, चुप रहा, अभी लौटकर घर जाएंगे, इतनी सी देर में क्यों मरा जा रहा है? ये भी पूछा गया था। इतनी सी देर में क्यों मरा जा रहा है? चाय के पानी में दूध डालकर गुसाई फिर उसी बंजर घाट में गया। एक थाली में आटा लेकर वहाँ गुल के किनारे बैठा उसे गूंदने लगा आटे को। मीहल के पेड़ की ओर आते समय उसने साथ में एक बर्तन और ले आए, यानी और कुछ बर्तन ले आए। लक्ष्मा ने बटलोई में दूध चीनी डालकर चाय तैयार कर ली थी। एक गिलास, एक एक अनमल का, एक एल्यूमिनियम का मग और एक एल्यूमिनियम के मैस टीन में गुसाई ने चाय डालकर, यानी कहाँ कहाँ पर चाय डाली याद रखिए। एनिमल का, यानी एल्यूमिनियम का एक मग और एक एल्यूमिनियम के मैस टीन में गुसाई ने चाय डालकर आपस में बांट ली और पत्थरों से बने बेढंगे चूल्हे के पास बैठकर, यानी किसका चूल्हा बना था? पत्थरों का। बैठकर रोटियां बनाने का उपक्रम करने लगा। हाथ का चाय का गिलास जमीन पर टिका कर लक्ष्मा उठी। आटे की थाली अपनी ओर खिसक कर, यानी थाली जो होती है आटा गूंदने की, वह अपने ओर ओढ़ ली। खिसक कर उसने स्वयं रोटी पका देने की इच्छा ऐसे स्वर में प्रकट की, गुसाई ना कह सका। वह खड़ा खड़ा उसे रोटी पकाते हुए देखता रहा। गोल गोल डिबिया सरी की रोटियां चूल्हे में खिलने लगी। वर्षों बाद गुसाई ने ऐसे रोटियां देखी थी, यानी गोल गोल, क्योंकि खुद ही पका कर खा रहा है तो कभी ऐसी रोटी बनाता होगा, कभी ऐसी बनाता होगा, कभी ऐसी बनती होगी, न जाने क्या क्या हो। तो वह बहुत दिनों के बाद उसने ऐसी रोटियां बनी जो अनिश्चित आकार की फौजी लंगर की चपातियों या स्वयं उसके हाथ से बनी बड़ोल रोटियों से एकदम भिन्न थी। आटे की लोई बनाते समय लक्ष्मा के छोटे छोटे हाथ हाथ बड़ी तेजी से घूमते थे। कलाई में पहने हुए चांदी के कंगन, यानी लक्ष्मा के हाथ में कौन से किसके कंगन है? चांदी के, लोहे के, स्टील के। तो चांदी के कंगन है, याद रखिए, आप सोने के कहेंगे, चांदी के कंगन है। जब कभी आपस में टकरा जाते तो खन खन का एक अत्यंत मधुर शोर निकलता। चक्की के पाट पर टकराने वाली कांट की चिड़िया का शोर कितना नीरस हो जाता सकता है, यह गुसाई ने आज पहली बार अनुभव किया। लक्ष्मा के कड़ों का आवाज़ सुनकर कंगन का किसी काम से वह बंजर घट की ओर गया और बड़ी देर तक खाली बर्तन डिब्बों को उठाता रखता रहा। वह लौटकर आया तो लक्ष्मा रोटी बनाकर बर्तनों को समेट चुकी थी और अब आटे में सने हाथों को धो रही थी। यानी रोटियां हो चुकी है और जो आटे से हाथ सने हुए है, चिपक गया गया है आटा, वह धो रही थी। गुसाई ने बच्चे की ओर देखा।
वह दोनों हाथों में चाय का मग थामे टकटकी लगाकर गुसाई को देखे जा रहा था। लक्ष्मण ने आग्रह के लक्ष्मण ने आग्रह के स्वर में कहा, चाय के साथ खानी हो तो खा लो, फिर ठंडी हो जाएगी रोटी। मैं तो अपने टाइम टेम से ही खाऊंगा, यह तो बच्चे के लिए, यानी मैं तो मेरे समय पर ही खाऊंगा, यह तो बच्चे के लिए है। स्पष्ट कहने में उसे झिझक महसूस हो रही थी, जैसे बच्चे के संबंध में चिंतित होने की उसकी चेष्टा आदि अनधिकार हो, यानी कुछ अधिकार नहीं है बच्चों के प्रति, उस बच्चे के प्रति चिंतित होने की, इसलिए कहा था। न न जी, वह तो अभी घर से खाकर ही आ रहा है, मैं रोटियां बनाकर रखाई थी। अत्यंत संकोच के साथ लक्ष्मण ने आपत्ति प्रकट किया, यानी लक्ष्मण ने कहा कि नहीं, ये अभी घर से ही खा कर आया है, मैं तो रोटियां बनाकर ही यहाँ आई थी। ओह! यो ही कहती है, यानी वह यूँ ही कहती है, कहाँ रखी थी रोटियाँ घर में? बच्चे ने, यानी बच्चे जो है झूठ नहीं बोलते, तो बच्चा कह रहा है कि कहाँ रखी थी रोटियाँ? बच्चे ने रुआसी आवाज़ में वास्तविक व्यक्ति की बातें सुन रहा था और रोटियों को देखकर उसका संयम ढीला पड़ रहा था, यानी वह अ, रोटियां खाने को ललचा रहा था, भूख लगी थी। चुप, आंखें आंखें तरेल कर लक्ष्मण ने उसे डांट दिया, यानी आंखों से ही। बच्चे ने इस कथन से उसकी स्थिति हास्यास्पद हो गई, यानी उस बच्चे ने बताया था कि घर में रोटियां कहाँ थी, तो उसकी स्थिति जो है हास्यास्पद हो गई थी। लक्ष्मण जो है मन ही मन लज्जा रही थी। इस लज्जा से उसका मुंह आरक्त हो उठा। बच्चा है, भूख लगाई होगी, डांटने से क्या फायदा? गुसाई ने बच्चे का पक्ष लेकर रोटियां उसकी ओर बढ़ा दी, यानी वो गुस्साई कहता है कि बच्चा है, भूख लगाई होगी, ऐसा कहती हुई बच्चे की तरफ उसने रोटियां बढ़ा ली। परंतु माँ की अनुमति के बिना उन्हें स्वीकार करने का साहस बच्चे को नहीं हो रहा था, यानी माँ की अनुमति था। वह ललचाई दृष्टि से कभी रोटियों की ओर, कभी माँ की ओर देखता रहा था। गुसाई के बार बार आग्रह करने पर भी बच्चा रोटियां लेने में संकोच करता रहा, तो लक्ष्मण ने उसे झिड़क दिया, मर, अब ले, क्यों नहीं लेता? जहाँ जाएगा वहीं अपने लक्षण दिखाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। इससे पहले कि बच्चा रोना शुरू कर दे, गुसाई ने रोटियों के ऊपर एक गुड़ का एक टुकड़ा गुड़ का रखकर बच्चे के हाथ में दिया। भरी भरी आंखों से इस अनोखे मित्र को देखकर बच्चा चुपचाप रोटी खाने लगा और गुसाई कौतुकपूर्ण दृष्टि से उसे हिलते हुए होठों को देखता रहा। इस छोटे से प्रसंग के कारण वातावरण में एक तनाव सा आ गया था, जिसे गुसाई और लक्ष्मण दोनों ही अनुभव कर रहे थे। स्वयं भी एक रोटी को चाय में डुबोकर खाते खाते गुसाई ने जैसे इस तनाव को कम करने की कोशिश में ही कहा मुस्कुराकर कहा, लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटी में स्वाद ही दूसरा होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। लक्ष्मण ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा। गुस्साई होकर खोखली हंसी हंस रहा था, यानी वह गुस्साई होकर खोखली हंसी हंस रहा था। कुछ साग सब्जी होती तो बेचारा एक आधी रोटी खा लेता। गुस्साई ने बच्चे की ओर देखकर अपनी विवशता प्रकट की, यानी कुछ सब्जी साग होता तो एक और आधी रोटी और खाता, ऐसा गुसाई ने कहा। वास्तव में वो गुसाई को सब्जी वो होती तो वो कुछ ज़्यादा रोटी खाता गुसाई, लेकिन वो बच्चे का पक्ष लेकर कहा। ऐसे ही खाने पीने वाले की घर की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता? ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ है। ऐसे ही खाने पीने वाले की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता? 2 दिन से घर में तेल नमक नहीं है, आज थोड़े पैसे मिले हैं, आज ले जाऊंगी कुछ सौदा, यानी वह लक्ष्मा कह रही कि घर में 2 दिन से कुछ नहीं है, तेल नमक कुछ भी नहीं है, आज थोड़े से पैसे मिले हैं तो आज मैं सौदा ले जाऊंगी, ऐसा वो कहती है। हाथ से अपनी जेब टटोलते हुए गुसाई ने संकोचपूर्ण स्वर में कहा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। गुसाई ने जेब से एक नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ले, काम चलाने के लिए यह रख ले, मेरे पास अभी और है, परसों दफ्तर से मनी ऑर्डर आया था, यानी वह गुसाई कह रहा है कि ले, ये एक नोट निकाल कर कहता है कि ले, ये कुछ काम आ जाएगा, परसों ही दफ्तर से मनी ऑर्डर आया है। नहीं नहीं जी, काम तो चल ही रहा है, मैं इस मतलब से थोड़े ही कह रही थी, यह तो बात चली थी। मैंने मैंने कहकर लक्ष्मण ने सहायता लेने से इनकार कर दिया, यानी लक्ष्मण ने वह रुपए पैसे लेने से इनकार कर दिया। गुसाई को लक्ष्मण का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा।
रूखी आवाज़ में वह बोला, दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी आदमी के काम काम नहीं आया तो बेकार है साला। ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है साला। कितना कमाया कितना फूका हमने इस ज़िंदगी में, यानी कितना कमाया कितना उड़ाया इस ज़िंदगी में, कोई हिसाब पर क्या फ़ायदा, यानी कितना कमाया कितना खर्च किया इस पे कोई फ़ायदा नहीं है। दुख तकलीफ के समस्या के समय में ही आदमी आदमी के काम नहीं आया तो क्या है, जीवन जो है उसका बेकार है, किसी के काम नहीं आया। यानी इम्पोर्टेंट कथन है, फिर से पढ़ते हैं। दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है साला। कितना कमाया कितना फूका हमने इस ज़िंदगी में, है कोई हिसाब पर क्या फ़ायदा, किसी के काम नहीं आया, इसमें एहसान की क्या बात है। पैसा तो मिट्टी है साला। किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी एकदम मिट्टी, यानी पैसा किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी है साला, मिट्टी है एकदम मिट्टी है। परंतु गुस्साई के इस तर्क के बावजूद भी लक्ष्मा अड़ी रही। बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए उसने दार्शनिक गंभीरता से कहा, गंगनाथ दाहिने रहे तो भले बुरे दिन निभ ही जाते हैं। यानी वह लक्ष्मा कहती कि गंगनाथ जो है वह दाहिने रहे, यानी गंगनाथ जी जो है वह साथ रहे तो भले बुरे दिन जो है वह दिन ही कट जाएंगे। कहने का मतलब है कि ईश्वर यदि साथ है तो भले बुरे दिन भी जो है वह कट जाएंगे। पेट का क्या है, घट के खप्पर की तरह जितना डालो कम हो, यानी पेट का क्या है चक्की की तरह जितना डालो उतना खत्म हो जाएगा। आपने पढ़ाए प्रेम से हंसकर बोल दे तो वह बहुत है दिन काटने के लिए। यानी लक्ष्मा कहती कि आपने पढ़ाए जो है वह अच्छे से बोले, प्यार से स्नेह से बोले, यही दिन काटने के लिए, आज चाहे पैसे और अनाज कुछ नहीं है। गुसाई ने गौर से लक्ष्मा के मुख की ओर देखा। वर्षों पहले उठे हुए जोर और तूफान का वहाँ कोई चिन्ह नहीं शेष नहीं था। वह आप सागर जैसी सीमाओं में बंद कर शांत हो चुका था। और रुपया लेने के लिए लक्ष्मा से अधिक आग्रह करने का उसका साहस नहीं हुआ। पर गहरे असंतोष के कारण बूझा बूझा सा वह धीमी चाल से चलकर वहां से हट गया। सहसा उसकी चाल तेज हो गई और घट के अंदर जाकर उसने एक बार शंकित दृष्टि से बाहर की ओर देखा, यानी घट के अंदर गया और बाहर देखा कि कोई देख रहा है क्या। लक्ष्मा उस ओर पीठ किए बैठी थी। उसने जल्दी जल्दी अपने निजी आटे के, यानी खुद के निजी आटे के, यानी जो वैयक्तिक आटा था उस खुद का, उस आटे से दो दो ढाई सेर के करीब आटा निकाल कर लक्ष्मा के आटे में मिला दिया। यानी खुद के आटे से दो दो ढाई सेर जो आटा है खुद निकाल कर लक्ष्मा के आटे में डाल दिया और संतोष की एक सांस लेकर वह हाथ झाड़ता हुआ बाहर आकर बांध की ओर देखने लगा। यानी उसने सहायता की। ऊपर बांध पर किसी को घूमते हुए देखकर उसने हाँक दी। शायद खेत की सिंचाई के लिए कोई पानी तोड़ना चाहता था, यानी खेत को पानी देने के लिए। बांध की ओर जाने से पहले वह एक बार लक्ष्मा के निकट गया। पिसान पिस जाने की सूचना उसे देकर वापस लौट हुए ठिठक ठिठक कर खड़ा हो गया। मन की बात कहने में जैसे उसे झिझक हो रही हो। अटक अटक कर वह बोला, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। गुसाई को चुपचाप अपनी ओर देखते हुए पाकर उसे संकोच होने लगा। वह न जाने क्या कहना चाहता है। इस बात की आशंका, यानी वह क्या कहना चाहती है उस बात की आशंका थी लक्ष्मा के मन में। उसके मुंह का रंग अचानक फीका होने लगा। पर गुसाई ने झिझकते हुए केवल इतना ही कहा, कभी चार पैसे जुड़ जाए तो गंगनाथ का जागर लगाकर भूल चूक माप लेना। यानी जो भी तुमने गंगनाथ जी का जागर लगाने के लिए कहा था, वह यदि चार पैसे जुड़ जाए तो वह जागर लगाकर जो भी भूल हुई है चूक हुई है उसको माफ़ी मांगना। पूत परिवार वालों को देवी देवता के कोप से बचा रहना चाहिए। यानी पूत परिवार वालों को, यानी जो बाल बच्चे वाले होते हैं, परिवार वाले होते हैं, उन्हें देवी देवता के कोप से बचा रहना चाहिए। लक्ष्मा की बात सुनने के लिए वह नहीं रुका, यानी इतना कहकर झट चला गया। पानी तोड़ने वाले खेतीहार से झगड़ा निपटाकर कुछ देर बाद लौटते हुए उसने देखा, सामने वाली पहाड़ की पगडंडी पर सर पर आटा लिए लक्ष्मा अपने बच्चे के साथ धीरे धीरे चली जा रही थी। वह उन्हें पहाड़ी के मोड़ तक पहुंचने तक टकटकी बांधे देखता रहा। घट के अंदर काठ की चिड़िया अब भी किटकिट आवाज कर रही थी। चक्की का पाट खिसर खिसर चल रहा था और मथानी की पानी काटने की आवाज आ रही थी। और कहीं कोई शोर नहीं, सब सुनसान निस्तब्ध। यानी फिर वह गुसाई का जीवन जो है अकेला ही रहा, निस्तब्ध रहा, शांत रहा, अकेलापन ही रहा।
तो यहाँ पर जो है ये कहानी समाप्त होती है और इसके बाद जो कहानी है वो है आकाशदीप कहानी। इस कहानी पर भी हर साल प्रश्न बनता हुआ आ रहा है। ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है यह, तो इसको हम बाद में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।